हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हाँ भाई, सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाए बहुत अच्छे ढंग से। देखिए, घर पे भी यदि पढ़ाई कर रहे हैं, वीडियो के माध्यम से यदि पढ़ाई कर रहे हैं तो एकांत में बैठना बहुत आवश्यक है भाई। एक कमरा बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जिसमें कि नॉइज पॉल्यूशन ना हो, जिससे कि आप बिल्कुल शांति से अच्छे ढंग से पढ़ सकें। जब पढ़ेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। तो सभी लोग अपना डॉट पेन रजिस्टर निकालें। जैसा कि बोर्ड पर आप देख रहे होंगे, लिखा हुआ है चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ का फर्स्ट पार्ट या फर्स्ट लेक्चर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो बेटा, ये जो फर्स्ट पार्ट और फर्स्ट जो लेक्चर है, इस लेक्चर में जैसे कि चैप्टर का नाम दिया हुआ है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़, तो मैंने नीचे अंडरलाइन कर रखा है हेल्थ एंड डिसीज को अंडरलाइन कर रखा है। यानी कि आज का जो टॉपिक है, आज का ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर या टॉपिक में आप और हम लोग हेल्थ क्या होती है, हेल्थ को बिगाड़ने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, अर्थात रोग पैदा करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, रोग क्या होता है, रोग को सबसे पहले किसने खोजा था, क्या। तो ये जो कुछ पॉइंट्स इस टॉपिक के अंतर्गत हैं, तो इसके बारे में आप और हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आज आप और हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले यहाँ हेल्थ डला हुआ है, तो हेल्थ से लेकर चलते हैं। हेल्थ इट मीन्स स्वास्थ्य भाई। तो हेल्थ या स्वास्थ्य क्या होता है, देख लीजिए। ऐसा व्यक्ति जो मानसिक रूप से, भौतिक रूप से और सामाजिक रूप से विकृत विहीन हो, स्वास्थ्य कहलाता है। ऐसा व्यक्ति, लिखे देता हूं डेफिनेशन, ऐसा व्यक्ति या जीव ऑब्लिक जीव जो भौतिक, मानसिक और सामाजिक रूप से विकृत विहीन हो, स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है। देखिए कितना अच्छा लिखा हुआ कि ऐसा व्यक्ति या जो जीव भौतिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, तीनों से विकृत विहीन हो। अर्थात भौतिक रूप से मतलब क्या बताया जाए, जैसे आज आप और हम लोग देखते हैं सर्दी अधिक हो जाती है, ठंड अधिक हो जाती है, अब वह व्यक्ति उसमें विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित हो गया, तो वो विकृत विहीन नहीं है। मानसिक, घर में कोई किसी प्रकार की कोई टेंशन चल रही है तो उसके दिमाग में किसी न किसी प्रकार की समस्या गूंजती रहेगी। तो यानी कि ये क्या गया, मेंटली रूप से वह व्यक्ति डिस्टर्ब है। तो ऐसे व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति कैसे कह सकते हैं, क्या जो व्यक्ति मेंटली रूप से किसी कारण, कोई समस्या के कारण से ग्रसित है, तो उसको ये नहीं कहा जा सकता कि वह व्यक्ति स्वस्थ है। फिर सामाजिक, समाज में विभिन्न प्रकार की क्रियाकलाप आज चल रहे हैं और उन कारणों से व्यक्ति मतलब ग्रसित रहता है, तो उसको क्या कह दिया जाता है, सोशल। तो इन तीनों रूप से जब कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से विकृत विहीन हो, तब उसको कहा जाता है, क्या कहते हैं, स्वस्थ व्यक्ति कहा जाता है। तो क्या डेफिनेशन, इंग्लिश में क्या डेफिनेशन दे सकते हैं, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। क्या, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग। यानी कि फिजिकल रूप से, मेंटल रूप से और सोशल रूप से वह अच्छी तरह से हो, तब वही व्यक्ति क्या कहलाता है, स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है। तो ये पहले तो क्या हुई, स्वस्थ की डेफिनेशन हुई। दूसरा आता है
डिसीज को रोग। भाई ये क्या होते हैं, रोग क्या होते हैं? ए डिसऑर्डर इन द प्रॉपर फंक्शनिंग, ए डिसऑर्डर इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स ड्यू टू एनी रीजन। मतलब इस प्रकार की दशा, रोग वह कंडीशन होती है जिसमें व्यक्ति संरचनात्मक तथा कार्यात्मक रूप से विकृत या अनियमित हो। मतलब उसकी स्ट्रक्चर शरीर की खराब हो या फंक्शन सही ढंग से कार्य नहीं कर पा रहा हो। जब इन दोनों रूप से विकृत होता है या अनियमित होता है, तब उस स्थिति को बेटा क्या कहा जाता है? डिसीज या रोग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? डिसीज या जाना जाता है। तो ये तो क्या होती है? डिसीज की डेफिनेशन क्लियर। रोग वह दशा है जिसमें व्यक्ति संरचनात्मक तथा कार्यात्मक रूप से विकृत या अनियमित होता है, उसी कंडीशंस को क्या कहते हैं? डिसीज या रोग के नाम से जाना जाता है। तो ये आपकी क्या होती है? डिसीज की डेफिनेशन। तो लिख दिया जाए, मतलब कह रहे हैं रोग वह दशा है जिसमें संरचनात्मक कार्यात्मक रूप से विकृत या अनियमित देखिए, रोग वह दशा है जिसमें संरचनात्मक या कार्यात्मक रूप से व्यक्ति विकृत या अनियमित हो। व्यक्ति क्या, या यही लिखते हैं, रोग वह दशा है जिसमें व्यक्ति संरचनात्मक एवं कार्यात्मक रूप से विकृत या अनियमित होता है, तब उस स्थिति को क्या कह देते हैं? रोग या डिसीज कह देते हैं। क्लियर। तो ये की हुई। फिर इसके बाद अब ये रोग हुए, तो रोग फैलते किसके कारण है? मैंने कहा था ना शुरुआत में, रोग के फैलने के क्या कारण है? तो उनको रोग कारक कहा जाता है, या रोगाणु कहते हैं, या पैथोजेंस कहा जाता है। तो वही चीज पैथोजेंस, रोगाणु, रोग कारक या एजेंट, इन विभिन्न नाम से जानते हैं। यानी कि ऐसा कारक जिसकी उपस्थिति अनुपस्थिति में बदल जाए, या कमी हो जाए, या अधिकता हो जाए, तब वह तीनों दशा जो होती हैं, तो तीनों दशा ही मुख्य रूप से क्या करती है? रोग पैदा करती हैं। यानी कि किसी भी कारक की अनुपस्थिति, अधिक मात्रा या कमी, तीनों ही स्थिति मुख्य रूप से रोग पैदा करने का कार्य करती हैं। उन्हें ही रोग कारक कहा जाता है। या इसकी दूसरे रूप में परिभाषा दे दो कि इस प्रकार के कारक जो रोग उत्पन्न करने का कार्य करते हैं, उन्हें रोगाणु या पैथोजेंस के नाम से जानते हैं। सीधे सीधे सबसे सिंपल डेफिनेशन, परिभाषा क्या दे सकते हैं? रोग पैदा करने वाले कारकों को रोगाणु कहा जाता है। क्या कह दिया? रोग पैदा करने वाले कारकों को क्या कहते हैं? रोगाणु कहा जाता है। ए डिसीज क्रिएट ड्यू टू एनी सब्सटेंस, ए डिसीज क्रिएट ड्यू टू एनी सब्सटेंस, यानी कि कोई इस प्रकार की बीमारी जो किसी बाह्य कारक के या किसी पदार्थ के कारण क्रिएट होती हो, उसी को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? पैथोजेंस, रोगाणु या रोग कारक या एजेंट के नाम से जानते हैं। तो ये तो मुख्य रूप से तो इसके बारे में, इन रोग कारकों के बारे में, पैथोजेंस के बारे में किसने बताया था? 1876 की बात है। तो रॉबर्ट कोच एक वैज्ञानिक थे। क्या? 1876
में एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट कोच। बहुत वीआईपी तरीके से अंडरलाइन कर लें इसको, जो नोट्स मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड कराए गए उसमें। तो 1876 में रॉबर्ट कोच ने जो डेथ शीप, मरी हुई भेड़ होती है, या मरी हुई भेड़ के ब्लड को निकालकर उसकी स्टडी की। स्टडी में मुख्य रूप से देखा कि वास्तव में इसमें कोई इस प्रकार का कारक या फैक्टर पाया जाता है या पैथोजेंस होता है जिसके कारण उस भेड़ की मृत्यु हुई थी। उस भेड़ की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। उस रोग को नाम दिया गया विष ज्वर या एंथ्रेक्स। उस रोग को क्या नाम दिया गया? विष ज्वर या एंथ्रेक्स नाम दिया गया। और रोग कारक का जो नाम था वह क्या था? बैसिलस एंथ्रेसिस। बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु उस ब्लड में पाया गया, फ्लूइड में पाया गया। उसका जो शरीर का फ्लूइड निकाला था, भेड़ के सीप का फ्लूइड निकाला, तो उसमें बैसिलस एंथ्रेसिस मुख्य रूप से रोग पाया गया, रोगाणु पाया गया। उस रोगाणु का इन्होंने स्टडी की तो देखा कि वास्तव में यदि उसको कल्चर मीडियम में ग्रो कराया जाए, उगाया जाए, कल्चर मीडियम में यानी संवर्धन माध्यम में उसकी वृद्धि कराई जाए, तो वह अपनी संख्या बढ़ाकर अधिक कर लेता है। अब यदि इनको फिर से इन वैज्ञानिक ने, रॉबर्ट कोच ने, स्वस्थ भेड़ को मुख्य रूप से एंटर कराया। क्या स्वस्थ भेड़ में मुख्य रूप से क्या ये जो बैसिलस एंथ्रेसिस जो रोगाणु प्राप्त हुए थे उनको एंटर कराया, तो क्या देखते हैं कि उस भेड़ की भी मृत्यु हो जाती है। तो उनके दिमाग में आया कि यही एक ऐसा कारक है जो जिसके कारण भेड़ की डेथ हो रही है, सीप की डेथ हो रही है। तो इसी आधार पर मुख्य रूप से फिर इन्होंने एक सिद्धांत दिया, जर्म प्लाज्म थ्योरी। इन्होंने कौन से अपनी जो बातें कहने के लिए जर्म प्लाज्म, अंडरलाइन कर लेना बेटा इसको, थ्योरी, इन्वर्टेड कॉमा और अंडरलाइन, जर्म प्लाज्म थ्योरी के नाम से जाना गया। जर्म प्लाज्म थ्योरी में इन वैज्ञानिकों ने कुछ अपनी बातें रखी। इन्होंने कहा कि जब इस फ्लूइड को अलग किया गया, इस रोगाणु को अलग किया गया, अब इसको कल्चर मीडियम में संवर्धित किया गया, संवर्धन माध्यम में उगाया गया, तो जिसके कारण उनकी संख्या बढ़ जाती है या इनको संवर्धन माध्यम में ग्रोथ कराया जा सकता है। ऐसा जर्म प्लाज्म थ्योरी में रॉबर्ट कोच ने लिखा था। दूसरे जीव में ये रोग पैदा कर सकते हैं। जब यह एक जीव में रोग पैदा कर रहे हैं तो संवर्धन के बाद यदि इनको आप और हम लोग किसी दूसरे जीव के अंदर एंटर कराएं, प्रवेश कराएं, तो उस जीव में भी ये रोग पैदा कर सकते हैं। ऐसा मुख्य रूप से जर्म प्लाज्म थ्योरी में रॉबर्ट कोच ने कहा। फिर यदि अब रोग पैदा कर दिया, उसने एंटर कराना है, तो अब यदि आप और हम लोग उसके शरीर की स्टडी करें, वही फ्लूइड की स्टडी करें, तो क्या देखते हैं कि उसमें 100% रोगाणु पाया जाएगा, पैथोजेंस पाया जाता है। यह जर्म प्लाज्म थ्योरी में रॉबर्ट कोच ने लिखा था। ऐसा मुख्य रूप से जर्म प्लाज्म थ्योरी के लिए मुख्य रूप से इन्होंने कुछ बातें कही थी। अब ये भाई रोग कारक की मैंने डेफिनेशन बता दी, रोग कारक को किसने खोजा था ये बता दिया। तो लेकिन रोग कारक होते कौन कौन से हैं, पैथोजेंस के टाइप्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले आप और हम लोग पैथोजेंस के टाइप्स देखते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ पैथोजेंस बहुत 12th के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर स्टेट के लिए, चाहे यूपी हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, एमपी हो, झारखंड हो या सीबीएसई। क्यों? क्योंकि आजकल बेटा सिलेबस एक ही है, तो बहुत वीआईपी कैटेगरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो अब आप लिख रहे हैं टाइप ऑफ पैथोजेंस, रोगाणु के प्रकार। तो देख लीजिए भाई, रोगाणु के प्रकार मतलब कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहला आप देखते हैं बायोलॉजिकल एजेंट यानी जैविक कारक। क्या कहा जा सकता है? जैविक कारक।
पहला तो ये दे सकते हैं। देखिए दूसरा मुख्य रूप से कारक क्या हो सकता से पहले आप देख लें बायोलॉजिकल एजेंट या जैविक कारक। तो बायोलॉजिकल एजेंट या जैविक कारक में क्या क्या आ जाते हैं? वायरस आ जाते हैं, सभी लोग जानते हैं वायरस, बैक्टीरिया, हेलमेंथीज, इसके अलावा फंजाई, क्या आ सकते हैं? वही फंजाई, मतलब ये कहा जाए कि जो लिविंग कंडीशन में रह रहा है, जो लिविंग कंडीशन में पाया जाता है, वह मुख्य रूप से शरीर में पहुंचकर रोग फैला देता है। तो उसको, उन एजेंट्स को कहा गया बायोलॉजिकल एजेंट। उनको क्या कहा गया? बायोलॉजिकल एजेंट। प्रोटोजोन्स भी आ जाते हैं, क्या एंट अमीबा, हिस्टोलिटिका वगैरह हैं ये, मतलब आपके, तो वो सारे के सारे मुख्य रूप से किसके अंतर्गत आ जाते हैं? बायोलॉजिकल एजेंट के अंतर्गत आ जाते हैं। दूसरा एजेंट आता है केमिकल एजेंट। तो केमिकल एजेंट क्या हो सकता है? केमिकल एजेंट, तो केमिकल एजेंट को क्या कहा जाता है? रासायनिक कारक। रासायनिक कारक, तो रासायनिक कारक भी दो टाइप्स के होते हैं बेटा। रासायनिक कारक को यदि चाहे तो आप दो भागों में बांट सकते हैं, एंडोजीनस और एक्सोजीनस। ये क्या होते हैं भाई? क्या एंडोजीनस और एक्सोजीनस क्या होते हैं? जो अपने शरीर के अंदर बनते हैं वही कारक रोग पैदा करें, जो अपने शरीर के अंदर बनते हैं वही कारक रोग पैदा करें, तो उनको क्या कहा जाता है? एंडोजीनस कहा जाता है। जैसे यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह हैं जो मुख्य रूप से क्या करते हैं? रोग पैदा करते हैं। इनको अंतर्जात कहा जाता है। बहिर्जात एक्सोजीनस, जो आप और हम लोग बाहरी माध्यम से लेते हैं, या ये कहा जाए बाहरी माध्यम से शरीर में प्रवेश करके डिसीज पैदा करें, बाहरी माध्यम से शरीर में प्रवेश करके डिसीज मुख्य रूप से पैदा करें, उनको कहा जाता है। जैसे केमिकल में प्रदूषक यानी कि पॉल्यूटेंट्स आ जाए, जो पॉल्यूशन फैलाते हैं, जो पॉल्यूशन फैलाते हैं उनको क्या कहा जाता है? पॉल्यूटेंट्स कहा जाता है। तो ये पॉल्यूटेंट्स मुख्य रूप से क्या करते हैं कि अपने शरीर में प्रवेश करते हैं और विभिन्न प्रकार की डिसीज पैदा करते हैं। इंसेक्टिसाइड यानी कि मतलब जो एग्रीकल्चर होते हैं उसको सुरक्षित रखने के लिए, अपन इंसेक्ट से सुरक्षित रखने के लिए इंसेक्टिसाइड उसके ऊपर स्प्रे करते हैं। तो ये जो इंसेक्टिसाइड स्प्रे जो होता है ये एनवायरनमेंट में फैला और अपनी बॉडी में, मतलब ये नाक के द्वारा, मुंह के द्वारा अपनी बॉडी में अंदर प्रवेश कर गया, तो यह भी डिसीज पैदा करने का मुख्य रूप से कार्य करते हैं। तो इन एजेंट्स को क्या कहा जाता है? केमिकल एजेंट्स के नाम से जाना जाता है। अब थर्ड आता है फिजिकल। भाई ये क्या होते हैं? फिजिकल एजेंट। देखिए तो फिजिकल एजेंट में मैं यहाँ इन शॉर्ट लिख देता हूँ। हीट, आप समझ गए होंगे। कोल्ड, मतलब अत्यधिक गर्मी हो, तो अत्यधिक गर्मी में व्यक्ति क्या हो जाता है? बीमार पड़ जाता है। क्या? फिर कोल्ड, देखा होगा कोल्ड के समय में व्यक्ति मतलब क्या पड़ते हैं? डिसीज पड़ जाते हैं, क्या बीमार हो जाते कि नहीं होते? ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी यानी कि मतलब जब ये एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी पैदा हो जाए, यानी कि ये कहा जाए जुलाई, अगस्त, सितंबर का जो माह होते हैं, मंथ होते हैं, इनमें मुख्य रूप से ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस समय सबसे अधिक व्यक्ति बीमार पड़ते हैं। क्या? इस समय आप देखना कि डॉक्टर के पास बहुत अधिक भीड़ रहती है इस जुलाई, अगस्त और सितंबर के पास, तो ये कंडीशन हो सकती है। ठीक है। फिर फोर्थ नंबर, मतलब फिजिकल को भौतिक कारक कहा जाता है, भौतिक एजेंट या कारक। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा। मैं अब आपके लिए लेके आ रहा हूं न्यूट्रिएंट यानी कि पोषक तत्व। भाई ये कारक क्या है? देखिए कि आप और हम लोग कहते हैं कि पोषक खाते हैं, पोषक पदार्थ ले रहे हैं तो ये तो बहुत लाभदायक है। नहीं, ये भी हानिकारक है। किस फॉर्म में हानिकारक है भाई? इनकी कमी हो जाए शरीर में यदि, क्या यानी कि कमी हो गई बॉडी में, तो निश्चित है कोई ना कोई बीमारी पैदा करेंगे। क्या बच्चों, क्या करेंगे? यदि इनको आप और हम लोग संतुलित रूप में नहीं ले रहे हैं, बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं, तो निश्चित तौर पर मुख्य रूप से कोई ना कोई अपनी बॉडी में निश्चित तौर पर कमी होगी, तो वह भी एक रोग कहलाती है। कौन कौन से? जैसे कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है। क्या प्रोटीन की कमी हो गई तो क्वासियोरकर, मैरस्मस नामक बीमारी हो जाती है।
फैट यदि ये कमी के द्वारा बता दिया, फैट की यदि अधिकता हो जाए तो व्यक्ति ओबेसिटी हो जाता है, मोटापा छा जाता है उसमें। क्या मोटापा छाता है कि नहीं होता है? तो ये क्या है, ये मतलब डिसीज है, ये क्या है, बीमार है। तो न्यूट्रिएंट पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की कमी अधिकता भी मतलब अपने शरीर में रोग पैदा करने का कार्य करती है। क्लियर? आप जैसे 5th नंबर दिखाई देगा, मैकेनिकल। भाई ये मैकेनिकल एजेंट क्या होते हैं? मैकेनिकल एजेंट, यांत्रिकी एजेंट हिंदी में कहा जाता है, कारक। तो देखिए कि इंजरी, शरीर में किसी कारण से चोटग्रस्त हो जाए, शरीर किसी भी कारण से कैसा हो जाए, चोटग्रस्त हो जाए, कट जाए, पिट जाए, तो वह भी मुख्य रूप से कैसा कहलाता है, व्यक्ति अस्वस्थ कहलाता है। कैसा कहलाता है? अस्वस्थ कहलाता है, डिसीज पर्सन कहलाता है। दूसरी मैकेनिकल में देख लीजिए कि आप और हम लोग चल रहे हैं, मोबाइल से बात करते चले जा रहे हैं, धीरे धीरे चलते जा रहे हैं, और कहीं अचानक गड्ढा हो, आप लोगों ने, हम लोगों ने नहीं देख पाया, तो क्या होता है कि अपना पैर यदि उस गड्ढे में चला जाता है तो पैर मुड़ जाता है। तो उस कारण क्या होती है, लिगामेंट्स टूट जाती हैं, तो वहाँ की जो बोन्स थी वो हड्डी अपने उस स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है। तो इसी को कहा जाता है बोन डिसलोकेशन, यानी बोन ने क्या किया, अपना स्थान परिवर्तित कर दिया। इसी को क्या कह दिया, बोन डिसलोकेशन के नाम से जाना जाता है। तो यही एजेंट जो होते हैं मैकेनिकल एजेंट कहलाते हैं। अब 6 नंबर पर अदर एजेंट। भाई सारे के सारे पढ़ लिए अपन ने, जितने पढ़ने थे मेरे हिसाब से वो सभी के सभी 5 में आ गए। तो अदर एजेंट क्या होते हैं? भाई हार्मोन्स और एंजाइम भी तो बचे हैं अभी अपनी बॉडी में, मुख्य रूप से क्या, हार्मोन्स और एंजाइम। भाई इन दोनों की यदि कमी हो जाए तो बीमारी पैदा करते हैं, और अधिकता हो जाए तो भी उस स्थिति में बीमारी पैदा करेंगे। तो हार्मोन्स और एंजाइम को आप और हम लोगों ने किस में ले लिया, अदर एजेंट में लिया। तो बेटा इतना आपको काहे पढ़ना है, हेल्थ में, रोग में, रोग कारक में किसने इनको खोजा था। तो ये है क्या आपका आज का ये टॉपिक, पार्ट 1 में ये इतनी सारी चीज़ें पढ़ाई गई। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, पार्ट 2 जो लेक्चर आएगा, उसमें आपको के ये जो टाइप्स बताए गए, रोगाणु किस प्रकार से क्या रोग पैदा करते हैं, उसके बारे में बताया जाएगा।